नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका जेविनियल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बेस इस यूट्यूब चैनल यानी वामिका अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें इसी की नेक्स्ट कड़ी में आपका 8th नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे यानी पार्ट एच कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके ऑलरेडी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो नया टॉपिक रहेगा यानी नया चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स आपका, यानी कंपनी फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले उसका प्रारूप देखेंगे यानी बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है, फिर उसका पेंडल यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, और इसके बाद में कंपनी का समापन किस प्रकार से किया जाता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कौन सी धारा उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार से समापन किया जाता है, ऐच्छिक अनिवार्य समापन क्या होता है, न्यायालय द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, और जो लिक्विडेटर होता है वो संपत्तियां या जो असेट्स होती है लाइबिलिटीज होती है उसका किस प्रकार से निस्तारण करता है, किस प्रकार से क्रेडिटर्स पर जो भी शेयर होल्डर्स है उनका पेमेंट किया जाता है, और उसके बाद में नया व्यवसाय का क्रय किस प्रकार से किया जाता है, और लेखांकन प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको ऊर्जा विभाग की जो कृषि लेखाकार की भर्ती परीक्षा है उसके रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है वो आप तक निःशुल्क पहुंच सके। और ठीक है, तो इस बैच की विशेषताएं, हालांकि मैं हर वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूं कि ये बैच आपका बिल्कुल फ्री है, आपसे किसी भी 1 रुपये का चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा, सब कुछ आपको वीडियो फ्री में मिलेंगे, नोट्स एमसीक्यूज सब कुछ फ्री में मिलेगा, और उसके अलावा जो भी अपडेट है सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले वामिका अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करता हूं, तो आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को और व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, ताकि जो भी अपडेट है जैसे क्लास अपलोड होती है तुरंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके, और जो भी पीडीएफ है नोट्स एमसीक्यू तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल के अलावा जो आपका डिस्क्रिप्शन है वीडियो के नीचे, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं आपकी 4 क्लासें कंप्लीट, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है, यानी अकाउंटेंसी कंप्लीट हो चुका है, आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, सामान्य ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है, और उसके अलावा आपका जीएसटी कंप्लीट हो चुका है, और अभी आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स पैरेलल चल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात करेंगे, और साथ में 2025 वाला जो अभी लेटेस्ट आपका 1 अप्रैल 26 से लागू है, तो मोस्टली 90% आपका इनकम टैक्स न्यू वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी वो चल रहा है, उसके नोट्स प्रिंटेड है, तो जल्दी ही उसको स्टार्ट कर देंगे, 2-3 दिन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रहा है, तो उसको 2-3 दिन में 5-7 क्लासेस से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक देर का है, उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करना, जो भी क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्टों का। अगर वो अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जेवीनियर जूनियर अकाउंटेंट जो भी सब्जेक्ट है उसी नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ देखेंगे तो सभी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट्स समापन यानी वाइंडिंग और व्यवसाय का क्रय किस प्रकार से किया जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत, उसके बारे में बात करेंगे। और रही बात वैकेंसी की, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, अब आपको किसी प्रकार से कोई देरी नहीं करनी है। आपके ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे विज्ञापन आपका कल यानी मंडे को या ट्यूसडे को जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें तभी बात करेंगे कि आपको किस से, मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा उसमें कि आपको किस कंपनी से फॉर्म एप्लीकेशन करना चाहिए। ठीक है, किस कंपनी में ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, किस में कम जाने की संभावना रहेगी, पोस्टिंग प्लेस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, कौन कौन से एडवांटेज है, कौन कौन से डिसएडवांटेज है, उसके बारे में विज्ञापन डिटेल आने के बाद में बात करेंगे, अभी जल्दीबाजी में बात करना उचित नहीं है। और उसके अलावा जो पिछली 2021 की भर्ती है उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, किस कंपनी में कितनी गई थी, किस में ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी, क्या कट ऑफ एक रहेगी या अलग अलग डिवाइडेड रहेगी, विज्ञापन आने दो, कल तक या परसों तक आपका विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद में फिर आप डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो कंपनी के अंतिम खाते के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपकी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कंपनी का बेसिक प्लस अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, उनका हरण किस प्रकार से किया जाता है, शोधन किस प्रकार से किया जाता है, एक्सेट्रा जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में 7 क्लासों में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कंपनी के अंतिम खाते के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी है, तो कंपनी के लाभ हानि विवरण यानी प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट होता है, तो कंपनी में इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। लाभ हानि विवरण एंड चिट्ठे का प्रारूप देखेंगे। तो फर्स्टली तो बात करेंगे बैलेंस शीट का प्रारूप देखेंगे, किसका बैलेंस शीट का प्रारूप देखेंगे, कंपनी पार्ट ए में, यानी पार्ट ए में
फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, फिर आपका जो नेक्स्ट आएगा उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, यानी कंपनी में पेंडल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तरह देखना आपको। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी का आ जाएगा, जो भी XYZ लिमिटेड कंपनी है वो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। और बैलेंस शीट एजेड जो भी जब भी आप बना रहे हैं, जो मोस्टली इस प्रकार से बनती है, जो भी तारीख है आप डाल देंगे 31 मार्च 2026 27 जो भी है वो आ जाएगा। अब एक साइड आपका जो लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर आता है या जो भी नोट नंबर है वो आ जाएगा। और इसमें रुपीज़ देर का है, जो भी आपका डाटा है फिगर है वो रुपीज़ में है। तो इस साइड आपका जो फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जो करंट आपका फाइनेंशियल ईयर है उसकी राशि यहाँ पे आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर की राशि आएगी। और इस साइड में आपका फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी प्रीवियस ईयर का जो भी फाइनेंशियल डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो पिछले वर्ष और करंट ईयर का जो तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है कि कंपनी की असेट्स बढ़ी है, लाइबिलिटीज घटी है, एक्सेट्रा जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन करने से पता लग जाता है। ठीक है, इस साइड आपका करंट का आएगा, इस साइड आपका पिछला प्रीवियस ईयर का स्टेटमेंट आ जाएगा। अब इसमें फर्स्टली आएगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगी, क्या आएगी, यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगी, जिसमें फर्स्टली आएगी आपके शेयर होल्डर्स फंड्स के बारे में आ जाएगा, शेयर कैपिटल कितनी है वो आ जाएगी, रिजर्व सरप्लस कंपनी के कितने वो आ जाएंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स के खिलाफ कितनी मनी राशि प्राप्त हुई वो आ जाएगी। सेकंड नंबर आ रहेगा आपका शेयर एप्लीकेशन मनी आ जाएगा, जिसमें पेंडिंग अलॉटमेंट कितना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, यानी जो चालू दायित्व आपके नहीं है, गैर चालू दायित्व के बारे में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आ जाएगी, जो भी आपके स्थगित टैक्स लाइबिलिटी है नेट वो आ जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यहाँ पे आ जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो भी लॉन्ग टर्म आपने प्रावधान बना रखे हैं वो आ जाएंगे। और करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात करें, यानी चालू दायित्व के बारे में बात करें, तो शॉर्ट टर्म जो भी बोरोविंग्स हमने लोन ले रखा है, यानी 1 वर्ष तक के अवधि के जो भी लोन है वो आ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स जो भी आपके बिल्स पेबल है वो आ जाएंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज जो भी है वो आ जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो भी बना रखे वो आ जाएगी। और फिर इनका टोटल कर देंगे तो करंट ईयर का टोटल यहाँ पे जो भी राशि है वो आ जाएगी, और प्रीवियस ईयर का जो टोटल था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगा आपका लाइबिलिटी साइड का। अब असेट साइड के बारे में बात करें, आप यानी संपत्ति साइड के बारे में बात करें, बैलेंस शीट का, कंपनी का बैलेंस शीट, तो नॉन करंट असेट्स सबसे पहले आएगी, क्या आ जाएगी, नॉन करंट असेट्स में आपका फिक्स्ड असेट्स यानी स्थायी संपत्तियां, जैसे कि आप सब जानते हैं स्थायी संपत्तियां क्या होती है। तो टेंजिबल असेट्स आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति आ जाएगी, जिनको देखा या छुआ जा सकता है, इस प्रकार की संपत्तियां आ जाएगी। फिर अदृश्य संपत्तियां जस्ट इसका विपरीत आ जाएगा, जैसे आपका गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, IPR एक्सेट्रा जो भी है वो यहाँ पे आ जाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, एंड जो वर्किंग कैपिटल आपकी, अब वर्किंग कैपिटल निकालने का सूत्र आपका होता है चालू दायित्व माइनस चालू संपत्तियां, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, डेफर्ड टैक्स असेट्स नेट आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांटेज आ जाएंगे, यानी आपने जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांटेज किसी अन्य पर्सन को दे के आ जाएंगे। अदर नॉन करंट असेट्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपको नॉन करंट असेट्स। अब नीचे आएगा आपको करंट असेट्स है, चालू संपत्तियों के बारे में बात करेंगे, यानी जिनका संबंध एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है और जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक आ जाएगा आपका, ट्रेड रिसीवेबल है जैसे बिल्स रिसीवेबल आपका वो आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएंगे, और इसके अलावा अदर करंट असेट्स है जो यहाँ पे आ जाएगी। तो इनका टोटल यहाँ पे हो जाएगा। ये तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का और ये आपके प्रीवियस ईयर का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे बन जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सेकंड में, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखते हैं, इसका देखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो नेम ऑफ कंपनी जो भी XYZ लिमिटेड कंपनी है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, जो भी ईयर आपका 31 मार्च जब भी तैयार किया जाएगी, मोस्टली 31 मार्च को तैयार होते हैं, वो आपकी डेट आ जाएगी। रुपीज़ में आपका डाटा रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा, जिसमें नोट नंबर रहेगा इस साइड, और फिगर्स फॉर करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फिगर है, जो डाटा वो इधर आ जाएगा। और फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी पिछले वर्ष का जो भी डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ताकि तुलनात्मक अध्ययन कंपनी द्वारा किया जा सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी द्वारा कितना लाभ कमाया गया है और करंट ईयर में कितना कमाया गया है। अगर ज़्यादा कमाया गया है तो किस कारण से कमाया गया है, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो भी रीजन है तो उसका सुधारात्मक प्रयास करने का कार्य किया जाता है। इसमें देखते हैं, पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के, यानी जो भी कंपनी के संचालन से जो भी आय प्राप्त होती है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसमें करंट का पिछले ईयर्स का आ जाएगा। जो भी अदर इनकम है, अब इसमें टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम है, जिन दोनों को टोटल कर देंगे फर्स्ट सेकंड का, टोटल रेवेन्यू कंपनी की यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेज है, खर्चे हुए हैं कंपनी में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज के बारे में बात करें, निर्माण खर्चों के बारे में बात करें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ
आ जाएगा, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं कंपनी में वो आ जाएंगे, जिसमें से आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स है, जैसे आपका उनको किसी प्रकार से जो भी पैसा उनका जीपीएफ में या ईपीएफओ में जो भी बाद में रिटायरमेंट के समय पेंशन के रूप में दिया जाता है वो आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स हैं जो भी स्वास्थ्य कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं कर्मचारी को रिगार्डिंग वो आ जाएगी। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेज आ जाएंगे। इसके अलावा अदर खर्चे आ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट वित्तीय लागत जो भी आई वो आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज आ जाएंगे। तो इनका टोटल कर देंगे, यानी रेवेन्यू का टोटल ऊपर हो चुका है और यहाँ पे खर्चों का टोटल हो चुका है। फिर नेक्स्ट 5वें नंबर पॉइंट आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में बात करेंगे। आइटम एंड टैक्स है तो तीसरा नंबर का आइटम है वो चौथे हमसे उसको माइनस कर देंगे, तो आपका ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेज आ जाएंगे। फिर एक्सेप्शनल आइटम्स आ जाएंगे यहाँ पे, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेज है 5 नंबर में से, यानी इस राशि में से इस राशि को माइनस कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो भी है वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी टैक्स का भुगतान करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है वो कब कैसे प्राप्त होगा, यानी 7 नंबर का से 7 नंबर में से 8 नंबर को माइनस कर देंगे, यानी किसमें से प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस को माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त हो जाएगा। अब टैक्स एक्सपेंसेज में करें, करंट टैक्स कितना है, डेफर्ड टैक्स कितना है वो आ जाएगा। 11वें नंबर में आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हुआ है अब वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो आपको 7 में से 8 नंबर के जो भी ये मध्य के इसको माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, इसके अलावा टैक्स एक्सपेंसेज फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, अगर निकालना है तो आफ्टर टैक्स है, तो जो 12 नंबर की मध्य है उसको 13 में से माइनस कर देंगे तो 12 नंबर की मध्य आपके प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, जिसमें टैक्स एक्सपेंसेज ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को माइनस कर देंगे तो आपकी राशि प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड के देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में, तो 11 नंबर की जो मद है उसमें से आपके 14 नंबर को माइनस कर देंगे, यानी इस मद को माइनस कर देंगे जो राशि आई है इसमें इस मद में से, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त हुआ कंपनी को वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें नीचे है अर्निंग पर इक्विटी शेयर है। अब अर्निंग ईपीएस से एक तरीके से, तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर कितना रेशियो आ रहा है, तो बेसिक और डिल्यूटेड जो भी स्थिति है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अब वो देखेंगे आगे किस प्रकार से ईपीएस निकाला जाता है, बेसिक किस प्रकार से निकाला जाता है, डिल्यूटेड किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपने पहले बैलेंस शीट के बारे में देख चुके हैं कि अंशों का बैलेंस सॉरी कंपनी का बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाया जाता है, और इसके अलावा जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हालांकि इस प्रकार प्रश्न आ सकता है आपका कि कौन कौन सी मदों को घटाना है, ये मद कहाँ पे इंक्लूड होती है, किसमें शामिल की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका अंशों का मूल्यांकन है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है। अंशों का मूल्यांकन जो बाजार मूल्य होता है उससे अधिक पर या कम पर जो वैल्यूएशन किया जाता है वही एक तरीके से अंशों का मूल्यांकन होता है। अब अंशों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, कौन कौन सी विधियों से मूल्यांकन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अंशों का मूल्यांकन के रिगार्डिंग चैप्टर। इसमें बता रखा है कि अंशों के मूल्यांकन से आज से क्या मीनिंग है, अंशों के मूल्यांकन से आज से किसी भी कंपनी के अंशों का वास्तविक मूल्य याद करने से, यानी उसके रियल वैल्यू याद करने से होता है अंशों का मूल्यांकन। अब कंपनी के अंश पूंजी विभिन्न प्रकार के अंशों में विभाजित होती है, जैसे इक्विटी अंश है, प्रेफरेंस शेयर है। अंशों का अंकित मूल्य उसका समूल्य होता है, एट वैल्यू होता है, परंतु यदि उनका क्रय विक्रय बाजार मूल्य अथवा वास्तविक मूल्य से कम या अधिक पर किया जा रहा हो तो अंशों के मूल्यांकन की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कोई 100 रुपये का अंश है, अगर उसका मूल्यांकन करेंगे 110 में क्रय विक्रय किया जा रहा है या 90 में किया जा रहा है तो उस संबंध में उसका वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ती है। अंश में विनियोग करने, तो यानी जो अंश में विनियोग किया जाएगा तो जो भी इन्वेस्टर है, विनियोगता है, वो तभी विनियोग करेगा कि अंश का वास्तविक मूल्य याद करेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना अपने लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, तो वो तभी इन्वेस्टर है जो नियुक्त है वो तभी एक तरीके से अंशों को परचेज करेगा या उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा। तो वास्तविक मूल्य को जानने की आवश्यकता होती है और उसके आधार पर ही विनियोक्ता अंशों में विनियोग संबंधी निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट इसमें अंशों का क्रय विक्रय, यानी जो अंशों का क्रय विक्रय होता है, स्कंद विपणन जो स्टॉक मार्केट होता है में
अंशों का यह विशेष ध्यान रखना आपको, अंशों का क्रय विक्रय स्टॉक मार्केट में होता है। अंशों का विपणन मूल्य अर्थात बाजार मूल्य कंपनी के आंतरिक घटकों के अतिरिक्त अनेक बाह्य घटकों से प्रभावित होते हैं, अतः बाजार मूल्य को सीधे अंशों का उचित मूल्य नहीं कहा जा सकता। यानी अंशों का जो बाजार मूल्य जो वो मूल्य होता है वो कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फैक्ट्स होते हैं, घटक होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी की मार्केट में कितनी वैल्यू है, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कंपनी की आफ्टर सर्विसेज के यानी आफ्टर प्रोडक्ट सेलिंग करने के बाद में क्या सर्विसेज है, ठीक है, जनता में उसकी कितनी गुडविल है, एक्सेट्रा सभी फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रिलायंस का शेयर के बारे में बात करें, रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी के बारे में तो हर व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो इस प्रकार से डिपेंड करती चीजें। फिर अंशों के मूल्यांकन की विधियों के बारे में बात करें यहाँ पे, तो अंशों की मूल्यांकन विधियां हैं, तो विधियों को देखें। इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है कि अंशों का मूल्यांकन कौन सी विधि है, कौन सी विधि से क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट विधि आपकी शुद्ध संपत्ति विधि, क्या है, नेट असेट्स मेथड, यानी नेट असेट्स मेथड। इसमें क्या है, शुद्ध संपत्ति विधि में क्या होता है इसको देखते हैं पहले। तो इस विधि को शुद्ध आंतरिक मूल्य विधि अथवा खंड मूल्य विधि कहा जाता है। अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि शुद्ध संपत्ति विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से इसको पुकारा जाता है, तो इस विधि को आंतरिक मूल्य विधि क्या कहा जाता है, इसको आंतरिक मूल्य विधि या खंड मूल्य विधि भी इसको कहते हैं। इस विधि के अनुसार समतांशांश जो इक्विटी शेयर्स होते हैं का मूल्यांकन करने तो सर्वप्रथम यह याद किया जाता है कि यदि कंपनी परिसमापन बोलते हैं, कंपनी का एक तरीके से वार्निंग करना है, कंपनी के व्यवसाय को समापन करने की एक तरह प्रोसेस होती है। परिसमापन की स्थिति में जाए तो समता अंशधारियों को भुगतान करने हेतु कितनी धनराशि की यहाँ पे आवश्यकता होगी, उस वो राशि याद करनी है तो शुद्ध संपत्ति विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि के अनुसार प्रति अंश का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र द्वारा याद किया जाता है, ठीक है। इन फ्यूचर में कंपनी का समापन किया जाता है। अब समता अंशों को राशि का भुगतान करना है, अब भुगतान करना है तो उस समय में जो इक्विटी शेयर है उनको कितना पैसा कंपनी द्वारा दिया जाना है, तो वो शुद्ध संपत्ति विधि के माध्यम से राशि याद की जाती है। अब इसका सूत्र होता है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रति समता अंश मूल्य निकालना है तो समता अंशधारियों को भुगतान हेतु उपलब्ध राशि कितनी है। जैसे मान के उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, जैसे 1.5 लाख रुपया, 15 लाख मान लेते हैं, हालांकि ये छोटी सी राशि होती है, उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। तो समता अंशधारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध राशि जैसे 15 लाख रुपए मान लेते हैं, समता अंशों की संख्या कितनी यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से प्रति समता अंशधारी को 15,000 रुपए के यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 15,000 रुपये भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। तो इस प्रकार से राशि आ जाएगी। नेक्स्ट है समता अंशधारी हेतु उपलब्ध राशि की गणना किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे इस राशि का। तो पर्टिकुलर अमाउंट दे रखा है। सबसे पहले बात करेंगे समस्त संपत्तियों का वसूल योग्य मूल्य, जो भी कंपनी में चालू संपत्तियां हैं, विनियोग है, स्थायी संपत्तियां हैं, उनको बेचने के बाद में जो भी राशि प्राप्त होती है, जैसे मान के चलो संपूर्ण संपत्तियों को बेचने के बाद में कंपनी को 15 लाख रुपए की प्राप्ति हो जाती है। कितने की हो जाती है, 15 लाख रुपए की यहाँ पे प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के रूप में देख रहे हैं अपन, यानी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स आ गया। फिर गठा है, इसको माइनस करना है अपन को, सब्ट्रैक्ट करना है बाहर दायित्व आउटसाइड लायबिलिटीज, जैसे आउटसाइड लायबिलिटीज मान के चलो। अब जरूरी नहीं कि लायबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। 1 लाख रुपए लायबिलिटीज मान लिया। अब शुद्ध संपत्ति कितनी रहेगी, 15 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 14 लाख रुपए आपकी नेट एसेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, किनको, इक्विटी शेयर को भुगतान करने हेतु। अब इसमें से सबसे पहले आप सभी को पता है कि कंपनी का जो समापन होता है, वार्निंग होता है, सबसे पहले जो राशि दी जाती है वो जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स है उनको दिया जाता है। उसके बाद में जो राशि शेष रहती है, पहले पूर्वाधिकार अंशधार, जैसा कि नाम से प्रतीत है, पूर्वाधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा जो रिमेनिंग राशि रहती है फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइडेड की जाती है। अगर रिमेनिंग राशि नहीं है तो इक्विटी शेयर को किस प्रकार से राशि नहीं दी जाएगी, यानी पहले अधिकार क्रेडिटर्स का होता है, फिर पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है, और उसके बाद में अगर कोई राशि रिमेनिंग है तो समता अंशधारियों को वहाँ पे भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पे माइनस करना है पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी, जैसे मान के चलो 10 लाख रुपए का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों को करना है, तो राशि कितनी शेष रहेगी फिर अपने पास में, 4 लाख रुपए की राशि यहाँ पे शेष रहेगी। तो 4 लाख रुपए की राशि का भुगतान किसको करना है, समता अंशधारियों को अपन को करना है। अब जैसे 4 लाख रुपए की राशि है, इसका भुगतान करना है, समता अंशधारियों की संख्या कितनी है, 1000 संख्या है, ठीक है। तो प्रति अंशधारी के 400 रुपए का भुगतान यहाँ पे कर देंगे। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन किया गया है। ये एक तरीके उदाहरण के रूप में है, यानी कंपनी में लाखों में राशि होती है। फिर सेकंड विधि है शुद्ध संपत्ति विधि, के बारे में देख चुके हैं, किस प्रकार से किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट विधि फ्रेंड्स आपकी प्रतिफल मूल्यांकन विधि, कौन सी है, कंसिडरेशन इवैल्यूएशन मेथड है, प्रतिफल मूल्यांकन विधि। तो इसको देखते हैं, पहले इसके मीनिंग देखेंगे। तो जो विनियोगकर्ता यानी जो भी इन्वेस्टर है, यानी विनियोगकर्ता जो कंपनी में पैसा लगाता है वो एक तरह से विनियोजक होता है, विनियोगकर्ता होता है। तो जो विनियोगकर्ता सुरक्षा के बजाय
यानी सुरक्षा के बजाय आय को प्राथमिकता देते हैं, वे अपने अंशों का मूल्यांकन इस विधि के आधार पर करते हैं। प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अंशों का मूल्यांकन प्राप्त आय के आधार पर किया जाता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है, यानी ऐसे अंशधारी जैसे एक तरीके से जो पूर्वाधिकार अंशधारी होती है तो उसमें राशि की सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, एक निश्चित प्रतिशत की दर से उनको गेन मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और कई अंशधारी ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेवेन्यू पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि वो अनावश्यक जो भी रिस्क है वो रिस्क फुल लेते हैं और उनको चाहिए कि मैक्स टू मैक्स उनको रेवेन्यू मिले, मैक्स टू मैक्स उनको ब्याज मिले, मैक्स टू मैक्स उनको गेन मिले। तो इस विधि के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, प्रतिफल मूल्यांकन विधि का। तो जो विनियोगकर्ता सुरक्षा के बजाय यानी सेफ्टी नहीं रखते, वो किस प्रकार से रिस्क लेते हैं, सुरक्षा के बजाय आय को प्राथमिकता देते हैं, वे अपने अंशों का मूल्यांकन इस विधि के आधार पर करते हैं। प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अंशों का मूल्यांकन प्राप्ति आय के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर आय के लिए निम्नलिखित में किसी भी आधार बनाया जा सकता है, यानी आय के लिए निम्नलिखित में किसी को भी आधार बनाया जा सकता है। और फर्स्टली देखते हैं यहाँ पे, फर्स्टली बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो लाभांश दर के आधार पर फर्स्ट कौन सा है, यानी लाभांश दर के आधार के बारे में बात करें तो जो विनियोगकर्ता अल्पकाल में यानी शॉर्ट टर्म में अंशों के विनियोग करते हैं, अंशों में विनियोग करते हैं, यानी लगभग 1 वर्ष तक, जो अल्पमत में होते हैं यानी उनकी संख्या कम होती है, वे अपने अंशों का मूल्यांकन लाभांश की दर के आधार पर करना चाहते हैं। यानी जो लाभांश की जो भी दर है, जैसे लाभांश जितना हो रहा है तो उसकी दर के हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग सूत्र देखते हैं पहले, इसका सूत्र क्या रहेगा। तो इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब ये सूत्र आपको विशेष ध्यान रखना है, हालांकि आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। सूत्र क्या रहेगा, इसमें से वैल्यू पर शेयर निकालना, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो इसका सूत्र होगा आपका रेट ऑफ डिविडेंड, क्या हो जाएगा कंपनी की, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एंड NRR है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर, क्या हो जाएगी, पेड अप वैल्यू पर शेयर। जैसे रेट ऑफ डिविडेंड मान के चलो 15% है, ठीक है, पेड अप वैल्यू पर शेयर जैसे 10 रुपये मान लेते हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे 5% मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब 3 × 10 करें 30 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे थे, वैल्यू पर शेयर कितनी आ जाएगी, 30 रुपये इस प्रकार से आ जाएगी। अब रेट ऑफ डिविडेंड, अगर प्रश्न में रेट ऑफ डिविडेंड आपको नहीं दे रखा है, अब रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है अपन को, तो रेट ऑफ डिविडेंड का सूत्र होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल, क्या हो जाएगी, टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड के बारे में यहाँ पे बात करें, किसके बारे में बात करें, अमाउंट ऑफ डिविडेंड के बारे में बात करें। उदाहरण तो जैसे 500 रुपये अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, टोटल पेड अप कैपिटल आपके जैसे मान के चलो 5000 रुपये है, कितनी 5000 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो ये है डेट ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिविडेंड है 10 रुपया हो जाएगा पर शेयर, कितना कितना हो जाएगा, 10 रुपये पर शेयर आपका रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। अगर प्रश्न में रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रखा है तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का सूत्र होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, प्रत्याय दर के आधार पर बात करते हैं, किसके दर के आधार पर बात करते हैं, यहाँ पे प्रत्याय दर के आधार पर बात करते हैं इसमें। तो ये विधि बहुमत अंशधारियों यानी ऊपर वाली विधि अल्पमत के लिए थी और ये थी मेजोरिटी यानी बहुमत अंशधारियों के लिए उपयुक्त होती है। इस विधि में आसान्वित प्रत्याय की दर समता अंशों के लिए जो है उसे आधार मानकर प्रत्यंश मूल्य की गणना की जाती है। अब प्रत्यंश मूल्य तो सूत्र के बारे में बात करेंगे, यानी पर वैल्यू पर शेयर निकालने का सूत्र होता है इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अनुमानित जो भी रेट ऑफ रिटर्न है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर, किससे कर देंगे, पेड अप वैल्यू पर शेयर से। जैसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जैसे यहाँ पे 10% मानते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे 5% मानते हैं, और पेड अप वैल्यू पर शेयर जैसे 5 मान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं अपन यहाँ पे, तो 10 रुपये वैल्यू पर शेयर यहाँ पे आ जाएगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है अपन को, एग्जाम पर्सन में नहीं दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो उसका सूत्र होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी शेयर के बारे में बात, जैसे 5000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है, कितने का 5000 का प्रॉफिट है, और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे 100 रुपये मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपके 5000 रुपया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस तरह से आपका आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में राशि देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आपको पता ही हो चुका होगा, वैल्यू पर शेयर निकालने का सूत्र होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। फिर नेक्स्ट आपका वास्तविक प्रत्याय दर या उपार्जन क्षमता के आधार पर, किसके आधार के बारे में बात करेंगे, यानी वास्तविक प्रत्याय दर या उपार्जन क्षमता के आधार पर ऐसे विनियोगकर्ता जो कंपनी में दीर्घकाल के लिए विनियोग करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए विनियोग करना चाहते हैं, पहले शॉर्ट टर्म का था, अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, यानी 12 महीने से अधिक के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो लॉन्ग टर्म होता है।
तो विनियोग करना चाहते हैं वे अपने अंशों का मूल्य याद करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी विधि होती है? वास्तविक प्रत्यायित दर या उपार्जन क्षमता के आधार वाली विधि होती है। दीर्घकाल में अंशधारी को कंपनी के अंशों पर लाभांश ही नहीं मिलता है, यानी दीर्घकाल में कंपनी के अंशों पर लाभांश यानी गेन ही नहीं मिलता है, इसके अलावा कंपनी द्वारा रोके गए जो भी प्रॉफिट्स है, जो रिजर्व है, बोनस है, बोनस अंश भी इनको फ्यूचर में मिलते हैं। अब स्वाभाविक है, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो जितना प्रॉफिट मिलेगा, जितना शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना ही आपको कम रूप में गेन मिलेगा। अब इसका सूत्र होता है, पहले आपको निकालना है वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर है, ठीक है। और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का सूत्र होता है प्रॉफिट अर्नड यानी प्रॉफिट जो कमाया जा चुका है मल्टीप्लाई 100 अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉय, जो भी विनियोजित व्यापार में पूंजी की गई है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात सूत्र देखते हैं। जो प्रॉफिट आपने 1 लाख रुपया कमा लिया, कितने कमा लिया? 1 लाख रुपये कमा लिया। आपने 10 लाख रुपये की पूंजी विनियोग कर रखी है, कितने करिए? 10 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो इससे करेंगे तो आपका 100 रुपया एक तरीके से एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे पर शेयर आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्जित लाभ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? अननेट प्रॉफिट के बारे में बात करें यहाँ पे। तो अर्जित लाभ से तात्पर्य क्या होता है? किसी संचय में हस्तांतरण, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर या ऋण पत्रों पर ब्याज है या पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घटाने से पूर्व किंतु कर घटाने के बाद और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स के लाभों से यहाँ पे तात्पर्य होता है। किसका? अर्जित लाभ का। नेक्स्ट है शुद्ध विनियोजित पूंजी के बारे में बात करें, यानी अर्जित लाभ यानी आपके अननेट कैपिटल है ना, ये दीर्घकाल प्रॉफिट अननेट, ये इसका मतलब ये होता है। और फिर आपका शुद्ध विनियोजित पूंजी है यानी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी शुद्ध विनियोजित पूंजी से तात्पर्य दीर्घकाल में विनियोजित पूंजी से जो भी इन्वेस्टर द्वारा लॉन्ग टर्म में जो भी पूंजी लगाई गई, जैसे 10 लाख रुपए लगाया गया है, वो एक तरीके से आपकी शुद्ध विनियोजित पूंजी यानी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। नेट एम्प्लॉयड बराबर मतलब इसका सूत्र होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या जाएगा? टोटल असेट्स है, टोटल असेट जो भी इसमें करंट है, आपकी स्थायी या अस्थायी जो भी संपत्तियां हैं, उसमें से आपके जो चालू दायित्व है उसको घटा देंगे तो उसमें से नेट कैपिटल आपकी प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का सूत्र होता है टोटल असेट्स, जिसमें टोटल असेट्स में आपके चालू और गैर चालू दोनों संपत्ति आ जाएगी, उसमें से माइनस कर देंगे किसको? चालू दायित्वों को, जो राशि आएगी वो एक तरीके से आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड वाली राशि आ जाएगी, ठीक है। तो समझ आ चुका होगा फ्रेंड्स आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अंशों के उचित मूल्य विधि के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे अंशों के उचित मूल्य विधि के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अंशों के उचित मूल्य विधि का तात्पर्य क्या होता है पहले देखते हैं। तो संपत्ति मूल्यांकन विधि के आधार पर, किसका? यानी संपत्ति मूल्यांकन विधि के आधार पर यात मूल्य अंश का आंतरिक मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका इंटरनल वैल्यू या प्राइस होता है ये। एवं प्रतिफल मूल्यांकन विधि के आधार पर, किसके आधार पर? कंसिडरेशन इवैल्यूएशन मेथड के आधार पर यात मूल्य अंश का प्रतिफल मूल्य कहलाता है। ये दोनों का विशेष ध्यान रखना आपको। यानी संपत्ति मूल्यांकन विधि के आधार पर यात जो मूल्य किया जाता है वो अंश का आंतरिक मूल्य कहलाता है, जबकि प्रतिफल मूल्यांकन कंसिडरेशन इवैल्यूएशन मेथड के आधार पर यात मूल्य अंश का प्रतिफल मूल्य कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है तो आपको ध्यान रखना है। अंश का उचित मूल्य इन दोनों मूल्यों का औसत होता है, यानी अंश का जो प्रॉपर वैल्यू होता है तो दोनों विधियों का, किसका? संपत्ति मूल्यांकन विधि का और प्रतिफल मूल्यांकन विधि का जो भी टोटल होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी उसको डिवाइडेड कर देंगे 2 से, तो इन दोनों का औसत मूल्य यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है। क्या निकालना अपन को? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है। तो उसका सूत्र होता है इंटरेस्ट वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड वैल्यू पर शेयर है अपॉन 2 कर देंगे। जैसे किसी एक की 100 है, किसी की 200 है, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आपका 150 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यार एग्जाम्पल के तौर पे ये देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें प्रतिफल मूल्यांकन विधि देख चुके हैं और शुद्ध संपत्ति विधि भी देख चुके हैं। इसके अलावा आपका जो भी सूत्र है वो देख चुके हैं, वास्तविक प्रत्यायित उपार्जन क्षमता देख चुके हैं, अंशों का उचित मूल्य विधि देख चुके हैं। अब आप नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनी का समापन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कंपनी का समापन, वाइंडिंग ऑफ कंपनी क्या होता है, ठीक है। अब कंपनी का समापन क्यों किया जाता है पहले देख लेते। समापन का मीनिंग क्या होता है? यानी कोई कंपनी है, व्यापार कर रही है, उसमें कारण कुछ भी हो सकता है, या तो कंपनी अपनी इच्छा से ऐच्छिक रूप से कंपनी का समापन करती है, या न्यायालय के आदेश से समापन करती है, या जो जनरल मीटिंग होती है, कंपनी की वार्षिक जो भी साधारण सभा होती है उसके माध्यम से समापन करती है। अब समापन करने का 3-4 रीजन होते हैं। अगर न्यायालय कंपनी का समापन कर रहा है तो उसमें रीजन हो सकता है कि कंपनी अनैतिक गतिविधियां कर रही है, शत्रु देश के साथ व्यापार कर रही है, या समाज की नीतियां या जो रेगुलेशंस है, जो भी एथिक्स है उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है, तो कंपनी को समापन न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से करवाया जाता है। अगर ऐच्छिक समापन करना है, कंपनी कुछ निश्चित समय के लिए बनाई गई हो, जैसे 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए एक्सेट्रा जो भी स्थिति है,
वो उसकी निश्चित अवधि कंप्लीट हो चुकी है, जो उनका ऑब्जेक्ट वो कंप्लीट हो चुका है, इस कारण से समापन कर सकती है। या कंपनी निरंतर रूप से घाटे में चल रही है, किसके रूप में, या कंपनी निरंतर रूप से घाटे में चल रही है, ठीक है, उसकी सेलिंग टर्नओवर काफी कम है, नुकसान हो रहा है, तो इस कारण से कंपनी समापन कर सकती है। और इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसके कारण से कंपनी जो है अपना समापन का कार्य कर सकती है। अब इसमें कंपनी समापन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भारत में किसी भी कंपनी की स्थापना कंपनी विधान के द्वारा ही अस्तित्व में आती है तथा उसका समापन भी वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये होता है, यानी अब कंपनी आपने बना ली, कंपनी बनाने से पहले आपको रजिस्ट्रार के पास में जो भी अंतर नियम है, सीमा नियम है, उनकी प्रतिलिपियां, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है वो जमा कराने होते हैं। फिर कंपनी रजिस्ट्रार उन अभिलेखों को अपने रजिस्टर में अंकित करता है, तभी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन में समापन होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने समापन करवा लिया और अपनी इच्छा से आप एक नोटिस प्रकाशित करके चलो इस कंपनी का समापन कर दिया जाता है, तो ऐसा समापन नहीं होता। एक प्रॉपर्ली रूल्स यानी प्रोसीजर के साथ समापन होगा। आपको लिखित में रजिस्ट्रार को अभिकथन देना होगा किस कारण से आप कंपनी का समापन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रार उसकी जांच करेगा, या ऐच्छिक समापन है, न्यायालय से जांच है तो न्यायालय की रिपोर्ट आने के बाद में उसका समापन किया जाएगा। और अगर न्यायालय के द्वारा समापन किया जा रहा है तो न्यायालय के लिक्विडेटर यानी निस्तारक की नियुक्ति करती है। अभी बात करेंगे लिक्विडेटर क्या होता है, तो लिक्विडेटर की नियुक्ति करेगी, या अगर ऐच्छिक समापन है कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, अंशधारी द्वारा किया जा रहा है तो अंशधारी लिक्विडेटर की नियुक्ति करेंगे। अगर कंपनी द्वारा किया जा रहा है, रजिस्ट्रार द्वारा किया जा रहा है, रजिस्ट्रार एक लिक्विडेटर की नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो लिक्विडेटर का मतलब ये होता है एक तरह निस्तारक होता है, तो इसकी अस्थायी रूप से नियुक्ति कर दी जाती है, ठीक है। अब चाहे वो न्यायालय करे, कंपनी करे, या अंशधारी करे, अब लिक्विडेटर का कार्य होता है कि कंपनी की जो भी असेट्स होती है, चाहे वो करंट असेट्स हो, लाइव और गैर करंट असेट्स हो, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी लाइबिलिटीज है, करंट है, क्रेडिटर्स है, एक्सेट्रा, जो भी उसके रेवेन्यू है, एक्सपेंसेज है, एक्स्ट्रा, सभी को वो एक तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है, असेट्स को कब्जे में ले लेता है, लाइबिलिटीज को कब्जे में ले लेता है, और धीरे धीरे वो एक तरीके से जो भी असेट्स है उसको बेचने का कार्य करता है मार्केट में, जिससे जो रेवेन्यू प्राप्त होती है, रेवेन्यू शेयर जो भी क्रेडिटर्स है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, एक्सेट्रा, जो भी बोरोविंग्स है, लोन्स है, एडवांसेज है, उनका भुगतान करता है। और उसकी रिपोर्ट प्रति 6 माह में जो भी कंपनी ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल को सूचना देता है, न्यायालय को देता है, कंपनी रजिस्ट्रार को देता है, अंशधारी को सूचना देता है। इस प्रकार से वो कार्य करता है, तो इसी को ही लिक्विडेटर कहा जाता है। तो लिक्विडेटर के मुख्यतः ये कार्य होते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बात करते हैं। इसमें क्या बता रखा है, कंपनी का समापन है तो वाइंडिंग अप है। तो भारत में किसी भी कंपनी की स्थापना कंपनी विधान के द्वारा अस्तित्व में आती है तथा उसका समापन वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। यानी वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा उसका समापन होगा, ऐसा नहीं मन मर्जी समापन करते हैं। अब नेक्स्ट स्थिति इसमें समापन एक ऐसी वैधानिक प्रक्रिया होती है, यानी समापन तो एक, अब इसमें एक चीज मैं बात पहले बता देता हूं आपको, यानी समापन एक होता है समापन और एक होता है आपका विघटन। क्या होता है, दोनों चीजों में बिल्कुल अंतर है, ध्यान रखना इस चीज को। विघटन अलग चीज होती है और आपका समापन बिल्कुल अलग होता है। तो समापन होता है कि कंपनी की जो भी कंपनी को समाप्त करने हेतु जो प्रोसेस अपनाई जाती है, यानी जो भी प्रक्रिया होती है, वो अब प्रक्रिया में कंपनी का पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जो लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है, लिक्विडेटर संपत्तियों को एकत्रित करता है, उनको बेचता है, दायित्वों में भुगतान करता है, जो भी प्रोसेस होती है वो समापन होती है। और इन सभी कार्यों को करने के बाद में, असेट्स को बेचने के बाद में, लाइबिलिटीज को बेचने के बाद में एक सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचना दे दी जाती है कि अमुक कंपनी का XYZ लिमिटेड का समापन कर दिया गया है, यानी एक तरह से पूर्ण रूप से इसका अस्तित्व विद्यमान नहीं है, तो उसी को ही विघटन कहा जाता है, यानी उसको विघटन कहा जाता है। विघटन एक तरीके से पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाता है कंपनी का, उसको विघटन कहा जाता है। और जो कंपनी प्रोसेस अस्तित्व में रहती है और हालांकि उसका विघटन का समापन का कार्य प्रोसेस में चलता है, उसको समापन कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो समापन एक ऐसी वैधानिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कंपनी का कारोबार बंद हो जाता है। कंपनी की समस्त संपत्तियों को विक्रय करने तथा अन्य प्रकार से एकत्रित धन यानी देनदारों से वसूली, जो भी डेटर्स उनकी वसूली लिक्विडेटर द्वारा की जाएगी, जो भी बकाया मांगे उनकी वसूली की जाएगी, अंशधारियों द्वारा जो अंशदान बकाया वो दिया जाएगा, कंपनी के विभिन्न जो भी देयता है, लाइबिलिटीज है, उनका भुगतान इस राशि से किया जाएगा। यदि कोई अधिशेष बचता है यानी सरप्लस बचता है तो उसे कंपनी अंतर नियमों के प्रावधान के अनुसार अंशधारियों को वितरित कर दिया जाता है। अब सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को करेंगे, बाद में आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको भुगतान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हालांकि मैंने बता दिया है, पुनः देख लेते हैं। समापन एवं विघटन में प्रमुख अंतर यह है कि समापन में केवल कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त होता है। क्या होता है, केवल वैधानिक उसका जो भी उसके लीगली एक्सेप्टेंस है उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त होता है, जबकि विघटन में कंपनी का पूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विघटन एक व्यापक शब्द होता है, यानी एक लार्ज शब्द होता है, जबकि समापन उसकी एक रीति या प्रोसेस होती है, ठीक है। अब कंपनी का अस्तित्व निम्न 3 प्रकार से समाप्त होता है। अब किस प्रकार से समाप्त होता है, यदि कंपनी की समस्त संपत्तियां, क्या बता रहे इसमें, यदि कंपनी की समस्त संपत्तियां एवं कारोबार का पुनर्निर्माण या एकीकरण की योजना के अंतर्गत, यानी
अब इसमें से तीन चीज़ें बता रखी है। अगर कंपनी की समझ जो भी एसेट्स है और जो कारोबार है, अब उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है यानी उसका पुनर्निर्माण करना है या उसका अमालगमेशन करना है यानी एक तरह से एकीकरण करना है कि योजना के अंतर्गत किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाए, तो इस दशा में समापन के बिना ही विघटन हो जाता है। यानी इसका कहने तात्पर्य है, जैसे एक्स लिमिटेड है, अब एक्स लिमिटेड को बेचना है किसको, वाई लिमिटेड की इसकी जो भी एसेट्स लायबिलिटीज है उसको वाई लिमिटेड में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी एक्स वाई लिमिटेड है। यहाँ पे समापन की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट ही यहाँ पे एक तरह से कंपनी का विघटन हो जाता है, एंड एक्स का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और वाई कंपनी में ये अमालगमेशन हो जाएगी। एक तो स्थिति हो गई। इसके अलावा यदि कंपनी निष्क्रिय हो गई है यानी डीएक्टिवेटेड है, तो रजिस्ट्रार उसका नाम पंजीयन रजिस्टर से हटा सकता है, तत्पश्चात कंपनी का विघटन हो जाता है। यानी कंपनी किस प्रकार से एक नाम मात्र का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, किसी प्रकार से व्यापार नहीं कर रही है, उसका व्यापार अस्तित्व में नहीं है, तो एक तरह से डीएक्टिवेटेड कंपनी है, तो कंपनी रजिस्ट्रार उसका नाम अपने रजिस्टर से हटा देता है। इसी को कंपनी का डिसोल्यूशन विघटन कहा जाता है। नेक्स्ट, जब कंपनी का समापन कर दिया जाए तब कंपनी का विघटन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें समापन की विधियां देखते हैं, समापन किसके माध्यम से किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आपका आ सकता है। देखते फ्रेंड्स, समापन की विधियां हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी, ये धारा सेक्शन विशेष आपको ध्यान रखना है, यानी कंपनी एक्ट 2013 की धारा कौन सी है, सेक्शन 270 क्लोज 1। कौन सा है, सेक्शन 270 क्लोज 1 के अनुसार एक कंपनी का समापन निम्नलिखित में से किसी एक विधि से हो सकता है। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट विधि कौन सी है, एक तो न्यायालय द्वारा समापन होता है, किसके द्वारा समापन होता है, एक न्यायालय द्वारा समापन होता है, हालांकि मैंने बता दिया आपको पहले, एक ऐच्छिक समापन होता है और एक अधिकारियों की सभा द्वारा समापन यहाँ पे किया जाता है। तो न्यायालय द्वारा समापन किन स्थिति में किया जाता है वो देखते हैं। तो न्यायालय द्वारा समापन को अनिवार्य समापन भी कहते हैं, यानी न्यायालय द्वारा जो समापन किया जाता है उसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन या समापन कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, न्यायालय द्वारा जो कंपनी का समापन किया जाएगा उसको अनिवार्य समापन किया जाएगा। न्यायालय का अगर आदेश आ गया है तो कंपनी को समापन हर हालत में करना होगा। अब न्यायालय से आदेश नहीं देता है, कुछ न कुछ उसके पीछे फैक्ट्स होते हैं, कुछ तर्क होते हैं, उसी कारण से न्यायालय कंपनी को समाप्त करता है। तो न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन निम्नलिखित परिस्थिति में किया जा सकता है। अब कौन कौन सी सिचुएशन है, तो कंपनी द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है, यानी कंपनी की जो भी ऋण है, बोरोविंग्स है, जो भी बैंकों से लोन लिया है कि अन्य पर्सन से लिया है या शेयर होल्डर्स को भुगतान करने में उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, एक तरह से वो डेफिशिएंसी में चली जाती है, एक तरह से वो दिवालिया कंपनी हो जाती है। तो इस स्थिति में न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन किया जाता है। कंपनी द्वारा अपने सम्मेलन से यानी इनकॉर्पोरेशन से 1 वर्ष की अवधि में व्यापार आरंभ न करना या पूरे वर्ष व्यवसाय बंद रखना, यानी इसके कहने का तात्पर्य है, एक कंपनी लॉ में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रजिस्ट्रार के पास में, उसमें कंडीशन होती है सम्मेलन के 1 वर्ष बाद में आपको हर हालत में कंपनी को अपना व्यवसाय आरंभ करना अनिवार्य होता है। और अगर कंपनी 1 वर्ष के भीतर व्यवसाय आरंभ नहीं करती है या पूरे वर्ष भी व्यवसाय आरंभ नहीं रखती है, तो इस कारण से न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन कर दिया जाता है। अब इसके पीछे तर्क की इफेक्ट से होता है, जैसे मान के चलो इन्वेस्टर लोगों ने पैसा लगाया है, तो अपन लोगों ने पैसा लगाया है तो ब्याज के लिए या गेन के लिए पैसा मार्केट में या कंपनी में लगाते हैं, ठीक है। अगर कंपनी व्यापार आरंभ नहीं करेगी तो अपना पैसा है उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, पैसा डीएक्टिवेट रहेगा, ठीक है, तो उससे किसी प्रकार की अपन को रेवेन्यू प्राप्त नहीं होगी। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने या कंपनी मामला विभाग ने प्रोविजन कर रखा है कि इन कॉर्पोरेशन होने के विदिन 1 ईयर्स में आपको व्यवसाय आरंभ करना अनिवार्य होता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर है उनकी पूंजी पर उनको उचित प्रतिफल मिल सके। इसलिए कंपनी इस आशय का विशेष प्रस्ताव पास करके समापन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी वैधानिक सभा आयोजित करने या तो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देने में त्रुटि करती है, यानी कंपनी वैधानिक सभा, जो भी वैधानिक सभा है, इनको वर्ष में वैधानिक सभा वाला चैप्टर आएगा जिसमें पढ़ेंगे हम संचालक मंडल को कितनी सभा करनी होती है, अधिकारी कितनी सभा करनी होती है, जो भी स्थिति है। अगर जो भी 4 सभाएं करना है, वैधानिक मंडल की सभा आयोजित करनी है डायरेक्टरों की, अगर वो तय समय पर तय मानक के अनुसार नहीं करती है, रजिस्ट्रार को सूचना नहीं देती है, तो इस संबंधी कंपनी का अनिवार्य समापन कर दिया जाता है। इसके अलावा कंडीशन ये होती है कि कंपनी में जो कंपनी आपकी जैसे सार्वजनिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और ओपीसी होती है, तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, मैक्स में कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती है, अंशों की संख्या बराबर हो सकती है। जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, 200 सदस्य यहाँ हो सकते हैं। और 1% कंपनी का जो फैक्ट था वो कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार लाया गया है, सिर्फ भारतीय निवासी व्यक्ति 1% कंपनी की स्थापना कर सकता है। तो 1% कंपनी में मिनिमम एक व्यक्ति होना अनिवार्य होना चाहिए और वो भी भारतीय निवासी व्यक्ति होना चाहिए। और मैक्स में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 15 डायरेक्टर्स की यहाँ पे नियुक्ति इनमें की जा सकती है। अगर इनसे ज़्यादा करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन इनको पास करना होता है। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन उचित न्याय संगत समझा जाता हो, जो भी कारण है, देश की नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, दुश्मन देश के साथ में व्यापार कर रहा है, एथिक्स के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, गलत चीज़ों का क्रय विक्रय कार्य कर रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी रीजन हो, कई रीजन होते हैं, तो उस कारण से न्यायालय इनका समापन का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट ऐच्छिक समापन है। तो ऐच्छिक समापन से आशय है उस समापन से है जो कंपनी के सदस्यों या उसके लेनदारों द्वारा अपनी अपनी सभाओं में प्रस्ताव पारित करके किया जाता है। ऐच्छिक समापन का उद्देश्य न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कंपनी के सदस्यों या लेनदारों को अपने अपने मामले निपटाने का अवसर प्रदान करता है।
सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के समय कंपनी को स्वतंत्र संविदा की घोषणा करना पड़ती है। यानी ऐच्छिक समापन का मतलब ये होता है जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स है, जो भी उसके डेटर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो अपना अपना रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को समापन करने की घोषणा करते हैं। ठीक है, अब रीजन कुछ भी हो सकता है, कंपनी घाटे में जा रही हो, या जो भी निश्चित अवधि इनकी कंप्लीट हो चुकी हो, व्यापार कोई, या इनके मध्य जो अनबन है, एक्सेट्रा जो भी रीजन हो, तो इस कारण से रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, फिर कंपनी का समापन करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इनको क्या करना होता है, ऐच्छिक समापन की स्थिति में कंपनी को शोधन क्षमता की घोषणा करनी पड़ती है। यानी जो भी रिडम्पशन किया जाएगा, पैसों का चुकाया जाएगा, तो शोधन क्षमता की घोषणा सार्वजनिक रूप से करना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा किस प्रकार समापन होगा। फिर स्थिति विवरण के बारे में बात करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो जब कंपनी का अनिवार्य समापन होता है, क्या होता है, यानी जब कंपनी का अनिवार्य समापन होता है, तब ट्रिब्यूनल यानी कंपनी ट्रिब्यूनल होता है एक तरीके से, तो तब ट्रिब्यूनल द्वारा अस्थायी सरकारी निस्तारक की नियुक्ति यहाँ पे की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? लिक्विडेटर के। अब लिक्विडेटर का कार्य हालांकि मैं बता चुका हूँ, लिक्विडेटर का कार्य होता है यानी वो एक तरीके से संपत्ति की समस्त असेट्स को, लाइबिलिटीज को, जो भी डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, एक्सेट्रा जो भी है, कंपनी की जो भी लेखा पुस्तकें हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है, और धीरे धीरे संपत्तियों की वसूली का कार्य करता है, और उनको बेचने का कार्य करता है। फिर जो भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, जो भी प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर राशि शेष रहती है उनको भुगतान करने का कार्य एक लिक्विडेटर के माध्यम से किया जाता है। और वो प्रतिमाह सूचना है 6 माह में जो भी उसकी नियुक्ति करता है, न्यायालय करता है न्यायालय को देगा, कंपनी रजिस्ट्रार करता है रजिस्ट्रार को देगा, अगर शेयर होल्डर करते हैं शेयर होल्डर को सूचना देता रहता है। जब कंपनी का अनिवार्य समापन होता है, तब ट्रिब्यूनल द्वारा अस्थायी सरकारी निस्तारक की नियुक्ति की जाती है। कंपनी के संचालकों एवं प्रमुख अधिकारियों को समापन आदेश की तिथि या निस्तारक की नियुक्ति की तिथि के 30 दिन के अंदर, कितने यानी आदेश के 30 दिनों के भीतर कंपनी का स्थिति विवरण बनाकर निस्तारक को देना पड़ता है। जो भी उसकी बैलेंस शीट है, जैसे आदेश हो गया न्यायालय द्वारा, ऐच्छिक हो गया, जो भी हो गया, अब निस्तारक की नियुक्ति कर दी जाएगी स्थायी रूप से। अब जो उसकी बैलेंस शीट है, अब उसको क्या पता कितनी कंपनी की कितनी देनदारियां हैं, कितनी डेटर्स है, कितनी क्रेडिटर्स है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितने इन्वेस्टर एक्सेट्रा जो भी है, बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज कितनी है तो उसको पता नहीं है। तो बैलेंस शीट तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, अधिकारी है, वो 30 दिनों के भीतर लिक्विडेटर को बैलेंस शीट बना के दे देंगे। अब स्थिति विवरण के साथ निम्नलिखित 8 सूचियां प्रस्तुत करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 8 सूचियां ABCDEFGH सूचियां उनको प्रस्तुत करनी होगी। अब कौन कौन सी सूचियां हैं वो देखते हैं। अब इनमें सूचियां में प्रश्न आ सकता है कि फर्स्ट सूची में किन किन को शामिल किया जाता है, किन को शामिल यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, यानी 45 मिनट के आसपास अब वीडियो हो चुका है, बोरिंग होगा। अब इसको नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, यानी 8 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 9वें नंबर की क्लास में आपका एक तो यहाँ से देखेंगे, यानी स्थित कहाँ से समापन की विधियों के बारे में बात हो चुकी है, तो यहाँ पे सूची ABCDEFG के बारे में बात करेंगे। फिर व्यवसाय का क्रय परचेज और बिजनेस क्या होता है, क्रय प्रतिफल का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, और क्रेता कंपनियों की पुस्तकों में किस प्रकार से लेखांकन किया जाएगा, और इस तरह का अंतिम हिसाब किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।